सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज़ की बात अगर करें तो चैप्टर 4 तक के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। तो ये है चैप्टर 5, चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कहता है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स इज कॉल्ड। किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स ज्यादा राइज होते हैं, मतलब अफवाहें उड़ती है। ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो र्यूमर्स वहीं उड़ती है जहां पे ग्रुपिंग ज्यादा हो, फ्रेंडशिप्स ज्यादा हो, रिलेशंस बनाए जाएं। और फ्रेंडशिप्स रिलेशंस की अगर बात करें तो इन जो चार ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो informal organization gives rise to rumors. Option D will be the correct answer to this question. Second question है Dash is defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. हम किसको डिफाइन करते हैं एज द फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग हम जिसके विद इन मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करते हैं? तो ऑप्शन है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप यहाँ पर भी जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे देते रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन सा वीडियो आ चुका है। तो फॉर दैट यू कैन फॉलो दी आईडी। So third question है under this type of organizational structure manpower is grouped on the basis of different products manufactured. यहाँ पे manpower group किया जाता है on the basis of different products manufactured. For example cosmetics का अलग हो गया, footwears अलग, garments अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन है डिविजनल स्ट्रक्चर, बी फंक्शनल स्ट्रक्चर, सी नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड डी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे मैन पावर को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसलिए ऑप्शन ए डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। अकाउंटेबिलिटी कहां से डिराइव होता है? ऑप्शन नंबर ए अथॉरिटी, बी फॉर्मल पोजीशन, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, रिवीजन चल रहा है, अभी तक आपने चैप्टर तो कंप्लीट ही कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे तभी तो उस काम के लिए अकाउंटेबल भी होगे ना, जवाबदेही भी होगे ना। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? जवाबदेही होना, ठीक है। जिस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे तभी तो उस काम के लिए आप अकाउंटेबल भी होगे। इसलिए अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है Which of the following cannot be delegated? Delegated मतलब डेलीगेट करना, बांटना, है ना। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो? ऑप्शन नंबर बी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, और पावर्स तो डेलीगेट होता ही है। ऑप्शन नंबर सी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप
देखोगे ऑप्शन नंबर ए और सी सेम है बोलोगे तो नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, बट सी में अकाउंटेबिलिटी पहले और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में। कभी भी अकाउंटेबिलिटी पहले नहीं आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, इसलिए तो कहा जाता है दैट अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर, और पावर हमेशा डेलीगेट होता है, याद रखना इस बात को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को नॉट अ फीचर बोला है, ठीक है, तो मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई एक फीचर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, बाकी 3 फीचर्स होंगे। तो ऑप्शन ए है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बात एकदम सही है कि विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट करता है। देन ऑप्शन नंबर बी, द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। ये भी फीचर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है और बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, स्केलर चेन ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना कभी भी स्केलर चेन ऑफ कमांड नहीं फॉलो किया जाता है। यहां पे कोई भी कभी भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है जाकर, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर डी बचता है, तो इसको ही पढ़ते हैं। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट खुद से क्रिएट करती है? नहीं, वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वो उनका खुद में ही वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंडशिप्स, रिलेशंस बन जाते हैं, उसी को तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Then next 7th question है, identify the correct sequence of steps to be followed in an organizing process। ये भी important question है, तो यहाँ पे भी स्टार मार्क लगा ही लेना। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन नंबर ए है, देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का मैंने 2 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद ये वर्क को आइडेंटिफाई और डिवाइड करेगा। तो ये तो बात गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा वर्क को एंड देन उसके बाद डिवाइड करेगा, देन डिपार्टमेंट्स में बांटेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेगा, उसके बाद ड्यूटीज असाइन करेगा और उसके बाद रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट sequence of steps to be followed in an organizing process। सबसे पहले identification and division of work, देन उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड ई रिपोर्टिंग एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अगर स्टेप्स पूछे तो आई डी ए ई याद रखना, आई डी ए ई, आईडे आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आइडिया के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस है वो सबसे लास्ट स्टेप है, एंड फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ही तो करोगे ना वर्क को, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन है, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन डैश। ऑप्शन है इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जिनको एक सुपीरियर मैनेज कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जिसको सुपीरियर मैनेज कर सकता है। तो अब आप बताओ, जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे नंबर्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या कोई इफेक्ट होगा ही नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीजेस एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। टिल देन साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।